20 डेज प्लेज में सॉलिड स्टेट में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेज चल रही है और वहां पर अपन सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में अभी तक अपन क्रिस्टलाइन, अमोर्फस, एनाइसोट्रॉपिक नेचर, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड यहां पर और भी अपन बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा स्पेस लैटिस की डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, पैकिंग एफिशिएंसी है, ये सारी बात अपन कर चुके हैं। अब यहां पर अपन थोड़ी बहुत क्यूब की बात करेंगे। देखते हैं कि क्यूब के बारे में आपको क्या क्या पता है। क्यूब आप इस तरह से बना सकते हैं यार। अब नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात करें कि यहां पर कॉर्नर्स कितने होते हैं। कॉर्नर्स को गिनते हैं भाई, एक कॉर्नर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, सिक्स्थ ये रहा, सेवेंथ रहा और एट्थ रहा। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कोई पूछे तो क्या बताओगे कि 8। नंबर ऑफ एजेस, एजेस गिनोगे तो पहली एज ये, दूसरी एज ये, तीसरी एज ये, चौथी एज ये, पांचवी ये, सिक्स्थ ये, सेवेंथ ये, ठीक है, एट्थ ये, नाइन्थ ये, 10th ये, 11th ये और 12th ये। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं? 12। नंबर ऑफ फेसेस गिनोगे कितना आएगा भाई? ठीक है, आप अपने जो रूम है उसे एज अ क्यूब मान सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने वाला जो दीवार है वो एक फेस की तरह काम करेगा, आपके पीछे वाली जो दीवार है वो भी एक फेस की तरह काम करेगा, आपके राइट हैंड साइड में जो दीवार है वो भी एक फेस की तरह काम करेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार, कितने हो गए? 4, एक ऊपर वाली दीवार और एक नीचे वाली फ्लोर वाली दीवार, फ्लोर जो है और एक सीलिंग है, वो दोनों भी एज अ फेस काम करेंगे। तो टोटल जो आपके फेजेस होंगे वो कितने होने वाले हैं? 6 होने वाले हैं। तो टोटल फेजेस की अगर बात करें तो कितने होने वाले हैं? 6 होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो इस क्यूब का जो बॉडी सेंटर्ड होगा भाई वो बीच में होने वाला है, इस रूम के बीच में। जैसा जिस रूम में आप बैठे हुए हो, जहां पर आपका पंखा लगा होता है ना, बिल्कुल मिडिल में, पंखे के जस्ट नीचे, ठीक है, पंखे के जस्ट नीचे मतलब फ्लोर और सीलिंग के बीच में जो मिडिल पॉइंट आएगा उस पर आपका क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड होगा। तो यहां कहीं आप मान सकते हो कि आपका क्या है? बॉडी सेंटर्ड। और बॉडी सेंटर्ड एक यूनिट सेल में क्या होता है? एक ही होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या है या फेस डायगोनल की लेंथ क्या है। यहां पर थोड़ा सा समझते हैं, क्यूब बना लेते हैं यार। ठीक है, क्यूब आता है ना बनाना, देख लो, नहीं आता तो सीख लो भाई। ठीक है, सीख नहीं आए हो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर समझते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर लेंथ की बात कर लेंगे। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल और नंबर ऑफ फेस डायगोनल, नंबर ऑफ फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल की भी थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, फेस डायगोनल क्या होता है? जैसे कि आप इस फेस को अलग बना लो, ये फेस है आपके पास, यहां पर डायगोनल क्या बना सकते हो? एक ये और एक ये। ठीक है, तो हर एक फेस में आप 2 फेस डायगोनल बना सकते हो। तो आपके पास फेसेस कितने? 6। तो टोटल फेस डायगोनल कितने बना सकते हो आप? कितने बना सकते हो? एक में आप कितने बना रहे हो? 2, तो 2 में 6 में कितने बनाओगे? 12। तो टोटल फेस डायगोनल आपके पास कितने होने वाले हैं? 12 होने वाले हैं। अब बॉडी डायगोनल की बात करते हैं कि बॉडी डायगोनल होता क्या है। ठीक है, आप यहां से इस कॉर्नर से एक रस्सी को लो, ठीक है, और यहां पर इस कॉर्नर पर आकर अटकाओ, ये वाली। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? बेसिकली ये बॉडी डायगोनल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका बॉडी डायगोनल कहलाता है। आप यहां से भी कर सकते हैं कि यहां से आप लें और इस कॉर्नर पर आप लेके जाएं, तो ये दूसरा बॉडी डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से, ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली 4 बॉडी डायगोनल होते हैं एक यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में। तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हैं भाई? 4 हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो बॉडी डायगोनल होता है या फेस डायगोनल होता है उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है। यहां पर आप थोड़ा सा समझें कि मैं दोबारा से आपके लिए क्यूब बना लेता हूं यार। ठीक है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम शायद आपने पढ़ी होगी, ठीक है, 10th में पढ़ी थी ना।
अरे पढ़ी थी कि नहीं, अरे बता दो भाई, ठीक है, इतना शर्माओ मत, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, देखो अब यहाँ पर क्यूब है, क्यूब की ए बी और सी एज लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि ये आपका क्या है, बेसिकली एक फेस डायगोनल है, ये आपका क्या है, एक फेस डायगोनल है, इसकी लेंथ क्या है, ए है, इसकी लेंथ क्या है, ए है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी लेंथ क्या आएगी भाई, a√2, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या आने वाली है, a√2। तो फेस डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है भाई, a√2, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी, ठीक है। फेस डायगोनल समझ चुके हो, बॉडी डायगोनल भी यहां पर बना लेता हूं, ठीक है। यहां पे देखना, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा देखना है, बॉडी डायगोनल क्या है, बेसिकली इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी, ठीक है। तो यहां से मैंने ये एक बॉडी डायगोनल है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा समझो कि ये जो है, ये तो एज लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, ए है। अगर मैं यहां से एक फेस डायगोनल बनाता हूं तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, a√2, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो आप निकालोगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जो लेंथ निकलेगी वो कितनी निकलेगी, a√3, ठीक है। a√3 इसकी क्या निकलने वाली है, लेंथ निकलने वाली है। सिंपल क्लास 10th का मैथ्स है, ठीक है, ये क्लास 10th में आपको सिखा दिया जाता है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं, नंबर ऑफ एजेस 12 होती हैं, नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर 1 होता है, नंबर ऑफ फेस डायगोनल 12 होते हैं, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, फेस डायगोनल की लेंथ a√2, बॉडी डायगोनल की लेंथ a√3 होती है। ये सारी बातें आप सीख चुके हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि भाई किसका कितना पार्ट है, ठीक है। आप कंट्रीब्यूट करते थे ना भाई, ठीक है, नहीं करते थे, ठीक है। पहले बचपन में जब खाना खाने जाते थे दोस्त लोग, तुम जाते थे कि नहीं जाते थे, हम तो जाते थे, ठीक है। अब क्या होता था कि कंट्रीब्यूट करके पिज्जा खाने जा रहे हैं भाई, ठीक है, उसका मजा ही अलग होता था, ठीक है। आज भले ही पैसे हैं, ठीक है, लेकिन वो फील नहीं है, ठीक है। तो उस बात को समझें, उस टाइम पे मजा ही कुछ और था। कंट्रीब्यूट करने का मतलब है कि आपका पार्ट कितना है, आपका हिस्सा कितना है, कंट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है। अब यहां पर आप समझें कि ये जो कॉर्नर होते हैं, एजेस होते हैं, फेस सेंटर्ड होते हैं, फेसेस जो होते हैं, वो सिर्फ एक यूनिट सेल का पार्ट नहीं होते, एक यूनिट सेल का पार्ट नहीं होते, कई सारे यूनिट सेल आपस में जुड़ते हैं, तब आपका क्रिस्टल लैटिस बनता है। अब ये जो कॉर्नर है भाई, वो एक यूनिट सेल का पार्ट नहीं है। आप इसे अपने रूम को बिल्कुल लेके समझें, आपका मैं रूम बना देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है। यहां पर आप अपना लैपटॉप पर लेकर पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, ये पढ़ रहे हो आप, ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप है और ये आप पढ़ रहे हैं। अब आपके ये वाले कॉर्नर को देखें, ये वाला कॉर्नर है, ठीक है। सपोज यहां पर एक एटम प्रेजेंट होता है, यहां पर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका रूम है, इसके पास में ही यहां पर इस कॉर्नर पे ही एक दूसरा रूम आ गया आपका, ठीक है। और आपके रूम के आगे भी एक रूम आ गया और इस रूम के आगे भी एक रूम आ गया। ये एक फ्लोर की बात कर रहा हूं, ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए हो आप, ठीक है। तो यहां पर आप समझें तो ये कॉर्नर कितने का पार्ट हो गया भाई, 4 का पार्ट हो गया, एक का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। ये तो एक फ्लोर की बात हुई। दूसरी फ्लोर पर बात करें, ये जो कॉर्नर है वो आपकी सीलिंग बना रहा था अभी, और दूसरी फ्लोर जैसे ही आएगी तो ये क्या बन जाएगा, आपका फ्लोर बन जाएगा, और फ्लोर पे भी ये 4 रूम का पार्ट रहेगा। मतलब ये जो कॉर्नर है वो सिर्फ एक यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, वो कितने यूनिट सेल का पार्ट है, 8 यूनिट सेल का। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होने वाला है, 1/8 होने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एज की बात करते हैं कि एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है। इसे थोड़ा सा इमेजिन करना है यार, जितना इमेजिन करोगे उतना आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तुम्हारी साइड वाली जो एजेस है उसे देखो, ठीक है। साइड में जो एजेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, उसको एजेस को देखो। जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसका पार्ट तो है ही सही, ठीक है। आपके जो साइड वाला पार्ट होगा, ठीक है, आपके जो साइड में जो रूम होगा, इस एज को देखना, ये वाली एज मैं समझा रहा हूं आपको, इस वाली एज को समझें भाई, ठीक है। आप जो बैठे हो उसका पार्ट तो है ही सही, ठीक है। आपकी जो साइड वाला रूम होगा उसका भी ये पार्ट बना रही होगी, उसका भी ये पार्ट बना रही होगी। ये तो एक फ्लोर की बात हुई। अब दूसरे फ्लोर, ऊपर वाली फ्लोर पे बात करेंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा, रूफ बना रही होगी। मतलब ये जो एजेस है वो सिर्फ एक यूनिट सेल का पार्ट नहीं है। कितने यूनिट सेल का पार्ट है, 4 यूनिट सेल का पार्ट है। मतलब यहां पर जो
कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा 1/4 आने वाला है। अब फेजेस को देखते हैं कि फेज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। ठीक है, आप अपने जो सामने वाली दीवार है उसे देखें भाई, आपके सामने वाली दीवार है, आपके रूम का पार्ट बना रही है और आपके रूम के पीछे वाला जो होगा उसका भी पार्ट बना रही होगी। ठीक है, मतलब सिर्फ दो का पार्ट बना है, ऊपर वाले का पार्ट नहीं बना रही है। ध्यान रखें, आपका फेस सिर्फ इसी रूम के अंदर आने वाला है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है 1/2, क्योंकि दो का पार्ट बना रही है। और बॉडी सेंटर बात करें तो बॉडी सेंटर एक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही होगा, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा या 100% आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कंट्रीब्यूशन की बात हुई और ये नंबर ऑफ कॉर्नर, एजेस, बॉडी डायगोनल, ये सारी चीजें बात हुई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। ठीक है, किसी भी यूनिट सेल में कितना एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, जिसे आप Z से रिप्रेजेंट करते थे, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लोकेशन इनटू कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ लोकेशन इनटू कंट्रीब्यूशन की कितनी लोकेशन पर आपके एटम प्रेजेंट हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे अपन। तो ये नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल की बात करी। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो है हमारे पास टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की। टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। हमारे पास आता है टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की क्यूबिक यूनिट सेल का क्या टाइप होता है। हमारे पास 3 टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे आप SCC से रिप्रेजेंट करते हो। सेकंड है आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे आप BCC से रिप्रेजेंट करते हो। और थर्ड आपके पास आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे आप FCC से रिप्रेजेंट करते हो। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है यहां पर बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं, मतलब जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स या आयन, जो कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब ऐसा यूनिट सेल जिसपे सिर्फ लैटिस पॉइंट कहां पर हो, कॉर्नर पर हो। ठीक है, यहां पर सिर्फ एटम प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कहां पर, कॉर्नर पर। ये ध्यान रखेंगे, तो यहां पर आपके कॉर्नर पर आपके एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात हुई। नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, ऐसा यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें जो लैटिस पॉइंट हैं वो कहां पर हो, सभी कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर्ड। सभी कॉर्नर पर तो है ही सही, साथ में बॉडी सेंटर्ड पर भी हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड आपके पास होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट, जो कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, वो सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट हो प्लस फेस सेंटर पर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसे यूनिट सेल को आप क्या बोलोगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इनका अपन कंपैरिजन करने वाले हैं, तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले SCC, BCC और FCC। अगर एटम प्रेजेंट की बात करें कि कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो SCC में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, BCC में कहां पर होते हैं कि ऑल कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। ठीक है, और FCC में बात करें तो यहां पर सभी कॉर्नर्स, ऑल कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। BC मतलब बॉडी सेंटर और FC मतलब फेस सेंटर। ये ध्यान रखेंगे भाई। अब रिलेशन बिटवीन A और R के बीच में रिलेशन की बात करें, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में, तो यहां पर जो SCC में रिलेशन आता है वो आता है हमारे पास A = 2R। यहां पर BCC में आता है हमारे पास A√3 = 4R, ये याद रखना है। और FCC में आता है हमारे पास A√2 = 4R, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, A√2 = 4R। नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। नियरेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि दो एटम हैं आपके पास, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा। अब आपसे कोई पूछे कि इन एटम के बीच में नियरेस्ट दूरी कितनी है। ठीक है, नियरेस्ट दूरी कितनी है, कि दूरी आप नापते हो सेंटर्स पर, इसकी रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R है, तो इनके बीच में जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होने वाला है, 2R। तो नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है 2R। तो अब A और R के बीच में रिलेशन है, तो 2R = क्या हो जाएगा, यहां पर A के बराबर, यहां 2R = क्या हो जाएगा, A√3/2, और यहां पर 2R = क्या हो जाएगा, A√2/2।
ठीक है, तो इसका तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ए और आर के बीच में रिलेशन है, बस 2r निकाल देना है तो आपके पास नियरेस्ट डिस्टेंस आ जाता है। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ लोकेशन इनटू कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर एससीसी में बात करते हैं तो नंबर ऑफ लोकेशन कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर कितने होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर का 1/8, तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितने होंगे 1 होंगे, क्योंकि हर एक कॉर्नर पर एटम का 1/8 पार्ट प्रेजेंट होगा, तो 1/8 8 टाइम जोड़ोगे तो कितना आने वाला है 1 एटम। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट होता है, और क्योंकि कॉर्नर पर हर एक एटम का 1/8 पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। बीसीसी में बात करें तो कॉर्नर पर तो है ही सही, मतलब 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी सेंटर पर 1 है, कंट्रीब्यूशन 100%, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फेस सेंटर में बात करें तो कॉर्नर पर तो है ही सही 8 इंटू 1/8 प्लस फेस सेंटर पर भी है, फेसेस कितना होता है भाई 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 3 + 1 4, तो नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज 4, ठीक है। एससीसी में 1 है, बीसीसी में 2 है और एफसीसी में 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो एससीसी में 6, यहां पर 8 और यहां पर 12। अब पैकेजिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकेजिंग एफिशिएंसी यहां पर हमारे पास निकलती है 52.4%, यहां पर हमारे पास निकलती है पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट अगर बात करें तो बीसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी निकलती है वो 68% और यहां पर हमारे पास निकलती है क्या 74%, ठीक है। अब एक बात आपको थोड़ा सा परेशान करेगी कि ये पैकिंग एफिशिएंसी किस तरह से निकाली गई है। आपने पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा यार, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, Z × 4/3 पाई r³ अपॉन e³, ठीक है। अब जैसे एससीसी की निकालनी है तो एससीसी में नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल Z की जगह क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे इनटू 4/3 पाई r³ अपॉन a³, ठीक है। अब यहां पर समझो a और r के बीच में आपको रिलेशन पता है, या तो a को r में कन्वर्ट कर लो या r को a में कन्वर्ट कर लो और यहां पे वैल्यू पुट करो और फिर इनटू 100 कर देना, वो पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगी। इस तरह से ये आप बीसीसी का कर सकते हो, इस तरह से ये एफसीसी का कर सकते हो, तो ये आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगी। तो ये आपके पास कुछ पैकेजिंग एफिशिएंसी हुई भाई, ठीक है। पैकेजिंग एफिशिएंसी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो काम की बात है वो आपको ध्यान जो रखना है वो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे आपके न्यूमेरिकल फ्रेम होंगे और न्यूमेरिकल आएगा तो इस टेबल से आप सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपके एससीसी बीसीसी एफसीसी पर बनने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे एससीसी बीसीसी और एफसीसी पर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।